बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 10 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 03:29 PM। I received a question from Mr. Manoj Yadav of News 18 India. Should I continue in English or in Hindi? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज यादव जी। मैंने अभी कुछ सवाल मनोज यादव जी से सुने हैं, क्योंकि उनका एक कार्यक्रम में देख रहा था 7 दिन पहले कनॉट प्लेस में उन्होंने एक लाइव कार्यक्रम किया, क्वेश्चनियर विद पब्लिक एंड सम ऑफ द political celebrities from public and from political parties like Congress, Bharatiya Janata Party and other ones. Because it is a news 18 India, so because the title of your news channel is a News 18 India, that's why I'm speaking in English. It's okay. मनोज यादव जी, आपका न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया है, तो हिंदी में बात करना थोड़ा सा ऐसा ही, कोई बात नहीं। आपने कुछ सवाल पूछे मेरे से, मैं भी आपका एक कार्यक्रम देख रहा था जो आपने 7 दिन पहले कनॉट प्लेस में किया, और ये क्वेश्चन काइंड ऑफ है, और उसमें आपने राजनीतिक जो सेलिब्रिटी होते हैं, जी हाँ, जो नए उम्र के हैं और नेता बनना चाहते हैं, और मैं डायरेक्टली इंडिकेट भी करता हूँ, सीधा बोल भी देता हूँ, विदाउट नॉलेज। सिर्फ एक एक्सट्रीम होता है राजनीति में कि अपने नेता की ही वाहवाही करनी है। इसमें होता क्या है, जो मेन मुद्दा होता है जिससे देश चलता है, वो छूट जाता है मनोज यादव जी। जैसे इस क्वेश्चनियर में जो आपने 7 दिन पहले कनॉट प्लेस में किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और कई पब्लिक में कुछ लोगों से भी सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सुपर वॉइस में एक्सेप्ट किया कि उसमें से कुछ लोग आपके भी होते हैं, क्योंकि शो मेंटेन करने का एक ही तरीका हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सम टाइम मीडिया के अंदर आने वाली, मीडिया जब भी कहूँगा तो न्यूज़ मीडिया ही होता है मेरे मन में, हालांकि मीडिया का अर्थ बहुत बड़ा होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मनोज यादव आप मुझसे बात कर रहे हैं इतने, और से बात मतलब मेरी मेहनत मुझे लग रहा है कि सफल हुई है। यस, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैंने कोई एग्ज़ाम पास किया है। सवाल भी बहुत अच्छा है। तो पहले मैं उन्होंने कुछ जवाब दिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। और रिप्लाई ये है, उन्होंने कहा ना, तिब्बत के मामले में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी ने 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का ज़मीन दिया। एक्सट्रीमली सॉरी सर, आपको शायद नॉलेज नहीं है। उसके बाद 62 की लड़ाई के बाद भी एक लंबे अरसे तक, जिसमें आरएसएस ने भी भाग लिया, भारत और चीन के युद्ध में। देखो, हमने तो पढ़ा ही है, ना तो मैं वहाँ मौजूद था ना ही आप, पर पढ़ाई के हिसाब से ही बात की जा सकती है। तो वो 42,000 किलोमीटर की ज़मीन जो हमेशा विवादित रही, और भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने अपने साहस, अपने पराक्रम के बल पे हिमालय पे कब्जा बनाए रखा। सियाचिन जैसी जगह पे, जिसको हथियाने के लिए चीन और रूस, पाकिस्तान, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक की आर्मी ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के जवानों की वजह से सियाचिन आज तक नहीं ले पाए। कुछ समय पहले का एक वाक्य आया था न्यूज़ में भी, बहुत बुरा था, कि इंडियन आर्मी के जवान को बर्फ़ में जमा के छोटे छोटे पीस में काट दिया गया।
उसका जवाब इंडियन आर्मी ने कैसे दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, पर ये अपने आप में भारतीय सेना, इंडियन आर्मी पे बहुत बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी चीन की। आपको जान के हैरानी होगी कि जिन साहब के बारे में आप कह रहे हैं ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, वो जनाब जो है उसी पॉलिटिकल पार्टी से है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अगर आप ये कह सकते हैं कि 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, डोंट 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 प्रिटेंड मी एज एन कांग्रेसी मेंबर, कभी नहीं। नहीं यार, मुझे नहीं, बीजेपी छोड़ दी मैं था कभी गया एज ए ऑनलाइन वॉलंटियर, समटाइम आई अटेंड फ्यू arrangements, that's it. I campaign for Mr. Modi also, but no, but never ask him to I am a Congressy. कभी सोचना भी मत मेरे बारे में, मुझे बहुत गुस्सा आती है। बस ऐसे ही पॉलिटिक्स मेरी एक आदत है, एक बार जिस ट्रेड में जिसके साथ काम किया उसे छोड़ने के बाद इस मामले में तो उसे धोखा नहीं दूंगा कभी, वैसे कुछ भी कह ले मुझे। तो 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे दी चीन को, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। आपने कहाँ पढ़ा, कृपया करके आप इसको जो है वेरीफाई कर दें। पर मैं आपको बताऊंगा, एक मीडिया रिपोर्ट है, आप सर्च करो, मिल जाएगी इंटरनेट पे, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में भारत का दावा तिब्बत में से खारिज कर दिया। सर, भारतीय सेना ही वो एक ऐसी सेना थी जो दलाई लामा को चाइनीज आर्मी के बीच में से छीन लाई। सर, आप जानते हैं दलाई लामा भारत में क्यों रह रहे थे? आपको नहीं पता होगा। ये इंडियन आर्मी की ही बहादुरी थी, इनका पराक्रम था कि चाइनीज आर्मी ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था दलाई लामा जी को मारने के लिए, पर मार नहीं पाए और दलाई लामा भारत आ गए। ये इंडियन आर्मी की पॉलिसी थी कि तिब्बत जो है चीन कभी भारत से ले नहीं पाया, पर सडनली अटल बिहारी वाजपेयी, मैं तो साफ बोलता हूँ जूश आतंकवादी है, साफ बोलता हूँ मैं, मोदी एक जूश आतंकवादी है। वेरी सिंपली, अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स था जिसने भारत का दावा तिब्बत में से खारिज कर दिया और चाइनीज आर्मी ने जो है तिब्बत के अंदर ल्हासा तक जो है रेल लाइन बिछाई। आपको जान के हैरानी होगी कि ये सारी सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड मिस्टर अटल जी का कारनामा था। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। यहाँ मैंने आपके एक गेस्ट के सवाल का जवाब दिया, काउंटर किया उनको मैंने, क्योंकि मैं काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट भी हूँ। You know, the most dangerous thing for any nation is political terrorism. राजनीतिक आतंकवाद किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। ठीक है, अब मैं मनोज यादव जी आपकी एक बात के मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीद रहा है। सर, फैक्ट चेक प्लीज़। नहीं खरीद पाएगा सर, क्योंकि भारत को पेमेंट रूबल में करनी है। रूस का थंब रूल है सर, आपने शायद मीडिया न्यूज़ नहीं रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। रूस ने साफ कह रखा है, व्लादिमीर पुतिन ने, पे मी इन रूबल। रशियन रुपीस में पेमेंट है तो आप खरीद लो रूस से, कुछ नहीं देगा। रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है ना, वो अपने आप में एक साम्राज्य है। आपने कभी विश्व का मैप ध्यान से नहीं देखा लगता है, एक अपने आप में पूरा महाद्वीप है। आप सोच नहीं सकते इस बात को, शायद मैं जो बात को आपको इमेजिन कराना चाह रहा हूँ। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि धरती पे ना दो यूएस हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट। पता है आपको ये बात? रूस का झगड़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थोड़ी है।
यूएस से है, यूनाइटेड स्टेट्स से, जो कि आपका कनाडा के ठीक बगल में है। यूएस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में सर कनाडा आता है, और यूएस यूनाइटेड स्टेट का जो क्षेत्रफल है ना, अलास्का वाला जो एरिया है, वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना, मतलब क्षेत्रफल में देखा जाए तो भारत से थोड़ा कम पड़ेगा, या लगभग उतना ही है। 10-15% अप एंड डाउन है। अब बात यहाँ आपके सवाल की शुरू होती है। आपने मेरे से पूछा कि जिन हालात के बारे में आपने बयान किया है, आपकी एक स्टडी है जिसको प्रिंसटन में भी एक्सेप्ट किया गया है, और उसी से रिलेटेड आपने पूछा है कि आपके हिसाब से 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा गर्त में जाने वाली है, और ये लोग बहुत साइलेंटली काम करेंगे। हालांकि आपने ये नहीं कहा, मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ये लोग बहुत साइलेंटली काम करेंगे, बहुत साइलेंटली। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए जनाब, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी हमारे को कि सिचुएशन है क्या, जिसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया। भारत में मीडिया को जो है डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, पता नहीं पांचवा स्तंभ भी बताया जाता है ना? क्या ये काम हम कर पा रहे हैं? अब बात आती है कि जिस तरह के माहौल में भारत पला बढ़ा है 1947 से, उस हिसाब से भारत की उम्र जो है कोई 73 या 74 साल है। इस हिसाब से लगाया जाए तो 7 दिन 3 घंटे, मतलब 10 वर्ष का एक दिन माना जाता है, डैकेड। मतलब ये मेरी एक कैलकुलेशन है, बिकॉज मैं एसपीजी की पढ़ाई पढ़ता हूँ। एसपीजी होती है, एसपीजी मतलब स्पेशल पावर ऑफ गॉड, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप नहीं। तो 10 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। भारत की इस उम्र के हिसाब से 1947 से अब तक भारत ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर ऐसा नहीं देखा जैसे विश्व के अन्य देशों में। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी में जो है ना, ये स्टेबिलिटी यहाँ की पब्लिक की वजह से है। और एक कारण ये भी रहा है कि हम लोगों ने जो है ना एडजस्ट करना सीख लिया। जैसे 71 की लड़ाई में बांग्लादेश का बनना, हो सकता है कि 71, 72, 74 कुछ भी हो, 47 में पाकिस्तान का अलग होना, हमने चुप रहना सीख लिया है। कई बार मानवता के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी गांधी जी का गांधीवाद आ जाता है आड़े, कभी विवेकानंद जी की सोच है। तो अब मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, सवाल अच्छा है आपका। 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर आने वाला है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण अक्सर जो है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है सत्ता में रह के, जो उस देश पे कब्जा करने की कोशिश करता है कि अब मेरा सिक्का चलेगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट, इतनी सी सोच होती है। पर अगर ऐसे में वो भारत को चारों तरफ से क्वार्टाइन कर दे और खुद ही सब कुछ बनाने लग जाए तो भाई मैं तो नहीं सुनता तुम्हारी, मैं क्यों दूं, मेरे ही करेंसी चलेगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपने देश में आप
कागज कोई सा भी यूज करो, सिक्का कैसे भी चलाओ, क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसे केस में आप तब क्या करोगे जब आप 1952 में जब भारत विश्व बैंक का सदस्य बना। हालांकि भारत विश्व बैंक का सदस्य नहीं बनना चाहता था, उस समय कांग्रेस की पकड़ थी भारत में। और मैं तो नहीं जानता कि कौन कौन से राजनेता उस समय रहे होंगे पॉलिटिकल, और मुझे पता है कि पटेल वॉज मिस्टर सरदार पटेल वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस। बहुत फोर्स किया गया था भारत को, ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है कि मतलब बाय मल्टीपल नेशंस एडवाइस, बहुत से विश्व के देशों की सलाह पे जो है भारत ने बहुत विचार विमर्श करके अपने आप को विश्व बैंक का हिस्सा बनाया। और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। जैसे यूनाइटेड नेशन में भी भारत के अंदाजन 2.5 लाख के लगभग यूनाइटेड नेशन पीस कीपर शांति सेना जिसे कहते हैं, जाते रहे हैं। इराक, ईरान, सोमालिया, सीरिया, फलस्तीन, ओमान, यमन, श्रीलंका, इन सब मामलों में जो है भारत की भागीदारी रही। और भारत ने बड़े ही शांत स्वभाव से जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने देश चलाया। पर हमारी जो चुप रहने की आदत है ना, उसकी वजह से आज एक ऐसी समस्या आ गई कि एक पारसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, क्योंकि सब शुरू से जो है ना भारत के टुकड़े करने की राजनीति भारत में बड़े आसानी से मीडिया ने प्रमोट करी है। एक खालिद नाम का एक व्यक्ति जो है मीडिया में बड़ा चलने लगा और भारत तेरे टुकड़े होंगे और इस तरह के स्लोगन्स आने लग गए। और यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स भी उसको आराम से प्रमोट करें। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि ऐसी साइलेंट स्ट्रैटेजी चल रही है कि भारत के टुकड़े करने की फिर से। और सडनली नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संसद में बिना संविधान सभा को बुलाए आर्टिकल 370 को हटा देना, तो ये संसद का मखौल ही है, भारत की संसदीय प्रणाली का। किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाई, सब चलने दिया। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं और क्या बना रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं जनाब। ठीक है, मैं तो कह ही सकता हूँ। जब मैंने इस बात को कहने की कोशिश करी तो मुझे कहा गया कि भारत के नक्शे में देखो पीएके तो यही दिखा रहे हैं। मान ली बात सर, वो मैप स्ट्रैटेजी एक अलग खेल है, ठीक है, पर अगर आप पीओके में जाना चाहें तो जाने नहीं देते आपको। वहाँ रूस की मदद से पाकिस्तान आसानी से जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है ताकि वो इधर कश्मीर में इन्वेड कर सके। और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, यासिन मलिक और अचानक ही भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह की एक नीति कि कश्मीर से भारतीय सेना की संख्या में कमी, 5 लाख की संख्या में आर्मी को वापस बुलाना, जबकि आप जानते हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। और ठीक ऐसे में ही नरेंद्र मोदी की भारत की एक ऐसी विदेश नीति का उल्लंघन करना जो कभी हो ही नहीं सकती थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मामला चला आ रहा है उसमें एक तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, जिसको कांग्रेस ने हमेशा नकार दिया। भाई आपने बात करनी हमसे, अगर हम तीसरे किसी की नहीं सुनने वाले, चाहे यूएन हो, चाहे आईसीजे हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो। हाँ आना है, आप आइए एज अ टूरिस्ट, आप देख के जाइए, बट वी विल नॉट अलाउ यू टू सिट ऑन टेबल एंड टॉक अबाउट कश्मीर। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का
तिब्बत पे से दावा खारिज करना और सडनली नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कश्मीर में से आर्मी को कम करना और बिना संविधान सभा बुलाए 370 हटाना, जबकि ये विशेष कानून है जिसमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगता है। और मोदी का जो है एक ऐसी ताकत को मध्यस्थता के रूप में बुलाना जिसको हमने कभी कभी भारत की विदेश नीति के बीच में कुछ समझा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ये जूइश आतंकवादी कर रहा है ये सब? यस, ही इज अ पारसी, इज अ मोदी सर। भारत के अंदर आरएसएस के द्वारा लाया गया प्रधानमंत्री एक जूइश आतंकवादी है सर। अचानक गांधीवाद याद आ जाता है। अब मैं जानना चाहता हूं सर आपसे एक बात, क्या आपने इस बात के ऊपर मीडिया ने विरोध क्यों नहीं जताया? संसद आसानी से चलने दी जा रही है कांग्रेस द्वारा, जबकि कांग्रेस जो है एओ ह्यूम द्वारा जो है 1800 मतलब 60 या 62 61 के लगभग बनाई गई थी, जब भी बनाई गई हो। भारत की संसद में पक्ष में ईसाई बैठे हुए हैं, विपक्ष में जूइश बैठा हुआ है, हिंदू मुंह देख रहा है सर। इंडियन आर्मी की पॉलिसी रही नहीं है, आदेशों को मानने के नाम पे हम कश्मीर छोड़ दें, डिमोनेटाइजेशन जैसी हालात खड़े कर देना और सडनली भारत की सड़कों पे से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा देना। आप सोच सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से जो है एक तरह से नेग्लिजेंस किया गया, जानबूझ के की गई ये हरकत थी। और मेरा ये कहना साफ सीधा सा, मैंने अभी आपसे कुछ बातें करी, उसमें मैं बताता हूँ अगले 10 वर्षों में जो हालात होने वाले हैं। देखिए, ओपेक देश जो है भारत में बढ़ते हुए तेल के दाम, मैंने पहले कह दिया था ये 100 रुपये लीटर तक तेल जरूर पहुंचाएंगे। 1 रुपया इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो अलग खेलेंगे। $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, और तेल के दाम 112 रुपए तक पहुंचे। क्या ओपेक देश आपको लगता है कि तेल के दाम भारत में कम होने देंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद एक ऐसा व्यक्ति है सर जो गुजरात दंगों में चार्जशीटेड था सर, और सत्ता में आने के बाद जो है सीबीआई द्वारा क्लीन चिट पा जाता है सर। मैं इसको क्यों ना मानूं कि ऑल द गेम वाज फिक्स्ड, सबको तय किया गया। मनोज यादव जी न्यूज़ 18 इंडिया में हैं आप, मैं आपके दिल से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप भारत से कश्मीर को अलग होते हुए देख पाएंगे? फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर के मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार करने वाले प्रधानमंत्री को हम कैसे संसद में बर्दाश्त कर लें सर? इतनी कमजोर विदेश नीति, इतनी घटिया विदेश नीति, देश से कश्मीर को अलग करने की सोच को तो हम जन्म ही नहीं लेने देंगे।
अचानक कश्मीर के अंदर जे.एंड.के पुलिस खुद वायरलेस पे आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से डायरेक्ट कांटेक्ट में थी सर, और सीआरपीएफ के 2.5 लाख जवानों को हटने का आदेश जारी किया गया। ऐसा एरिया जहां पे पहले ही परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान का एक मिलिट्री जर्नल, भारत पे युद्ध थोप चुका है सर, कारगिल वॉर। फिर भी ये कैसी नीति है सर, गांधीवाद के नाम पे अहिंसा अहिंसा अहिंसा, मतलब अहिंसा के देवता की पूजा पाठ से हमसे तो बर्दाश्त होती नहीं। हम तो गांधी को नोट पे भी नहीं बर्दाश्त करें। घर में फोटो वोटो लगाना तो बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है आपके लिए फादर ऑफ नेशन हो भाई साहब, वो आपका फादर होगा, मेरा नहीं है। आप समझो आपका फादर है, मदर है, फूफा है, मामा है, चाचा है, अंकल है, इज योर्स। नो, आई डोंट हैव एनी रिलेशन विद मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। जा भैया, जूइश था वो, गांधी वॉज जूइश, half Muslim and half Christian. This is the meaning or definition of Jewish. Either wife is a Muslim and husband is a Christian, the Jewish born. Husband is a Muslim, wife is a Christian, Jewish born. नहीं सर, मैं बोल रहा हूं ना, आप 2 अक्टूबर खूब मनाओ, जी भर के मनाओ। बाप होगा आपका, फादर ऑफ नेशन होगा वो देश आप संभालो, पता नहीं कहाँ है वो। मैं अपने आप को ऐसे देश का नागरिक नहीं मानता हूँ, और वो भारत मेरा नहीं है जब फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी है। साफ सीधी बात है, जिसका बाप होगा वो जाए, समझ में आ गई ना, वो जाके उसको फादर ऑफ नेशन मान ले, मैं तो नहीं मानता। अहिंसा के नाम पे मैं अपने देश का टुकड़ा दे दूं? चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्यों ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएन से क्यों ना पूछ ले, सर मिस्टर गांधी वाज बोर्न इन आवर नेशन, सो वी नीड फ्लोरिडा, ऑस्ट्रेलिया, yeah, we will maintain non-violence. Yes, we need Australia, we need Florida and Switzerland and Greenland and Pakistan also. We will maintain non-violence. क्या वो दे देंगे हमें? अहिंसा के नाम पे मैं यूनाइटेड नेशन और आईसीजे से फ्लोरिडा, ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, ब्रुनेई, सऊदी मांग लूं, क्या दे देगा यूएन और आईसीजे मुझे? सर महात्मा गांधी हमारे यहाँ पैदा हुए थे, उन देश फादर ऑफ नेशन उस देश का बना दूंगा, उस देश का बाप पिता बना दूंगा मैं। मेरे देश में पैदा हुआ ना, वो नहीं करेंगे ना, तो मैं अहिंसा के नाम पे क्यों दे दूं कोई देश, क्यों दे दूं टुकड़ा? नहीं दूंगा ना। बाप होगा तेरा भैया, वो समझ उसे, साफ सीधी बात है। ऐसे पता नहीं कितने महात्मा आते हैं, कितने जाते हैं। निकलो भैया यहाँ से, जाओ। समझ में आई? तू संभाल ले, तू लगा ले वहां पे स्वर्ण मंदिर में फोटो, खालिस्तानी बब्बर खालसा। जा भैया जा, गांधी ग्लोबल है ना, निकल ले यहाँ से कश्मीर से, नहीं तो गुलाम नबी आजाद
अब यहाँ बात आती है गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद ने एक संस्था बना दी, गांधी ग्लोबल। कांग्रेस वाले यहाँ से चिढ़ते थे मुझसे। प्रोटेस्टेंट ईसाई वेटिकन के कहने पे, वेटिकन में बैठे हुए पोप साहब जो है यमन के हालात पे रो रहे हैं, सोमालिया के हालात पे रो रहे हैं। तो यार जीसस के बजाय आप महात्मा गांधी की पूजा कर लो ना यार। मैंने रोका है? सही है गलत है सर? जीसस बड़ा या महात्मा गांधी? आई वुड लाइक टू आस्क टू वेटिकन and the followers of Christianity. वेटिकन में लगा लेना महात्मा गांधी की फोटो। यहाँ जबरदस्ती भारत के अंदर नोटों पे महात्मा गांधी छाप दिया। मैं कश्मीर दे दूं? सर मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने ऑर्डर पास कर दिए थे अपने पर्सनल फॉलोअर्स को। 5 करोड़ से ज्यादा बंदे मैंने कश्मीर में घुसा दिए। मर जाना पर वापस मत आना, ले जाओ प्राइवेट गाड़ियां अपनी। मैं हूं सर वो आदमी मनोज यादव जी। 5 करोड़ लोग। इंडियन आर्मी ने उस दिन सीना ठोका था। तो एक ही बात पूछते थे, आप किस लिए? कह रहे सर डिग्गी खोल के देखो, राशन, पानी, सब्जी, मिठाई, दारू की बोतल सर आपके लिए लाए हैं, इंडियन आर्मी के लिए। चिंता नहीं करनी है। मैं हूं सर वो आदमी। 2000 5000 रुपए जो हुआ राशन फटाफट, बिस्किट, कपड़े इंडियन आर्मी को पहुंचा के आए। ये वही आदमी है सर मोदी जिसने डिमोनेटाइजेशन करी, और ये वही आदमी है मोदी सर जिसने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9000 पाकिस्तानी कमांडोज को मारने पे सप्लाई रोकने का ऑर्डर दे दिए थे एचएमओ में। ये वही अमित शाह है जो तुर्की एर्दोगान के कहने पे भारतीय सेना को कमजोर कर रहा था, और भारतीय सेना में ये वही रणवीर और ढिल्लन है सर, और ये वही एयर चीफ मार्शल सरदार सिख। जिस व्यक्ति ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि खालिस्तान दोगे तो पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ेंगे। मैं कहा अब निकाल ले वहां से भारतीयों को कश्मीर में से। चलने दे, क्या दिक्कत है? हमारे पास इनोवा जो है ले जाओ। मैं हूँ आदमी सर, बुरा मत मानना। मीडिया वालों को उठा के बाहर फेंकने का ऑर्डर मेरे थे सर। मैं एक मीडिया वाला नहीं जाएगा वहां। जाओ। जहां तक इंडियन आर्मी वाले दिखते थे सर वहां तक लड़के गाड़ियां ले। हाँ मैं आप फैक्ट चेक कर लो सर। इंडियन आर्मी को रसद दे के आ गए। बोले राशन की चिंता भूल जाओ, बाकी हम देख लेंगे इनको। कौन जे&के पुलिस सर? कैसे अलग करने था सर कश्मीर को भारत से? कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और क्या है डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, कश्मीर के मामले में नहीं सुनूंगा सर। तो बांग्लादेश जो है इंडियन आर्मी में श्याम मानेक शाह और वो अरोड़ा सरदार, बांग्लादेश जीत लिया है फिर क्यों देश बना दिया यार? लगा देता 370 वहां भी तो रहता अपने ही पास। तो ऐसी सोच नहीं है सर मेरी। हो सकता है आप ये रिपोर्ट मीडिया में ना दिखाते हो, तो रियलिटी यही है। मुझे आप एक बात बताओ, अब बात आती है डिमोनेटाइजेशन की। यहाँ पे इंटरनेशनल एक ऐसा
एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इसने कह दिया नोट इलीगल टेंडर है। अंदाजन 15 ट्रिलियन का गोल्ड जीरो हो गया सर उस दिन भारत सरकार का, और 15 ट्रिलियन का ये और गोल्ड भरेगा। अंदाजन 30,000 टन गोल्ड, 30,000 टन गोल्ड, और 15 टन गोल्ड वैसे ही बर्बाद हो गया। ना इसके हाथ लगा नहीं किसी का, पर इसने पूरे विश्व में जो पैसा वहीं रुक गया। अब जो ये नई करेंसी लेके आया, ये तो अभी 2-1 साल में चलता बनेगा भारतीय जनता पार्टी। और ये हम तो फंस गए ना इंटरनेशनल लेवल मामले में। क्या जवाब देगी भारत सरकार? क्या सोच के, क्या इस देश के, क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या उसी गैंग का मेंबर था क्या ये? बस मैंने एक समझदारी करी सर, मैंने वर्ल्ड बैंक खरीद लिया। कर ले जो करना है जिसने भी। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, अगर तुम में से किसी ने भी कश्मीर पे आंख उठाई, मैं फ्लोरिडा अलग कर दूंगा अमेरिका से। इमरान को कहा था मैंने साफ, दोबारा अगर कश्मीर का नाम लिया ना किसी प्लेटफॉर्म से तो बलूचिस्तान अलग है। मोदी को मैंने कहा था, अगर दोबारा तू मीडिया में दिखाना, तेरे घर परिवार से एक परिवार गायब कर दूंगा। मैं ऐसे ही हूँ सर, मैं हितेश हूँ सर। और मेरी टीम में पता है कौन लोग हैं? बस यही हैं जो सर सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, देशभक्त है सही। हमें नहीं पता सर हम किस आर्मी में है, किस पुलिस में है, हमें तो नहीं पता। कैसे ही खरीदूं? बस फोन करके बोल दिया वर्ल्ड बैंक में एक बार, वर्ल्ड बैंक मेरा है, दोबारा दिमाग मत लगाना। आज कश्मीर के हालात पे झूठी मीडिया रिपोर्ट दिखाने वाले एनडीटीवी, बरखा दत्त, सुधीर चौधरी जैसे प्रेस रिपोर्टर के बारे में आप क्या कहते हैं? आप तो खैर पब्लिक के बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं, भले शो मैनेज करने के लिए कुछ आपके अपने लोग हैं, पर आपके पिटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बुरा मत मानना। कब कौन सा देशभक्त उठ चल पड़े, समटाइम आपने फेस किया होगा। मीडिया रूम में बैठ के न्यूज़ चलाना एक अलग मामला है। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, हालात होते हैं। हम तो खैर मैं तो सिविल सिक्योरिटी में चलता हूँ, मेरी सिक्योरिटी बहुत टाइट चलती है। सम टाइम ब्रीच कम्स ओनली बाय पुलिस एंड बाय लीक बाय पुलिस। सब कुछ जानते हुए भी भारत में, क्या भारत में ऐसे कोई आर्थिक मामलों के जानकार नहीं थे जिन्होंने इस बात को कैलकुलेट ही नहीं किया अभी तक? इट वॉज अ फिक्स गेम। मैंने अंदाजन 11 करोड़ लोग भारत के कश्मीर में घुसा दिए सर, और कुछ नहीं किया। 11 करोड़ लोग भारत से, ने सरदारों को नहीं घुसने दिया, उनको बोला आप उधर जाओ, पंजाब से होते वो उस तरफ। कौन कह रहा था आपको खालिस्तान देने की? इमरान खान से बात कीजिए आप जाके। क्योंकि अगर आप मेरी डिमोनेटाइजेशन के विषय की रिपोर्ट देख चुके हो तो जो मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें आपको पता भी होगी, बिल्कुल पता होगी। अब भारत पे टेक्नोलॉजी की वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर प्रेशराइज करता है, सर हमें तो नहीं पता जी, हमने तो कुछ कहा ही नहीं कश्मीर में किसी को। हम तो वहाँ जाके लड़के अपना गाड़ी खरीद करते हैं, होटल किराए पे लेते हैं, आराम से रहते हैं, बोले है पैसा इतना हमारे पास। भारत के अंदर खर्च करने लायक तो है ना।
भाई कश्मीर चाहिए मुझे तो मैं अमेरिका में जाके यूनाइटेड नेशन में क्यों बोलूँगा, जाके कश्मीर में रहूँगा ना। रह रहे हैं लड़के वहाँ पे, परिवार के साथ रह रहे हैं। एक होटल के कमरे में 4 लड़के आराम से गाड़ी लगा के रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त है। तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत तुम्हें किसी को? तो पाकिस्तान में जाके तो मैंने कुछ इन्वेड नहीं किया ना। अब डिमोनेटाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे एक मामला आ गया कि नोटबंदी के कारण पूरे विश्व ने भारत के साथ जो है भारत की मुद्रा पे विश्वास करने से मना कर दिया। हालांकि भारत के पास अपना तेल का भंडार है, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है हमारे पास। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष लगेंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन स्टार्ट करने में, क्योंकि एक जूश है ना मुकेश अंबानी, इसको भी छोड़ाएंगे सर। रतन टाटा को भी ना वहीं छोड़ाएंगे, जाओ बच्चे। मैं तो ऐसे ही हूँ सर। कृष्णा गोदावरी बेसिन में इतना ऑयल है ना, कि हम सऊदी अरब को भी खरीद सकते हैं। रूस क्या तेल बेचेगा हमें सर? भारत सरकार की संपत्ति है वो। मुकेश अंबानी को नहीं खरीदने दूंगा मैं, भारत की जनता की संपत्ति है वो। वेनेजुएला से भी ज्यादा ऑयल है सर कृष्णा गोदावरी बेसिन में। इस देश को मैं आसानी से चला लूंगा सर। 30 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है सर। मात्र 3 वर्षों में कृष्णा गोदावरी बेसिन से ऑयल निकालूंगा, मात्र 3 वर्ष 30 ट्रिलियन पूरा कर दूंगा। क्या है मोदी मेरे आगे? और क्या है वर्ल्ड बैंक? हमारा अपना है सर कृष्णा गोदावरी बेसिन। अंबानी उसमें से ऑयल निकाल कर कहीं और बेचने के चक्कर में था। नहीं, मुंबई हार्बर की बात छोड़ तू, वो छोड़, उसमें कुछ भी नहीं है। वो दिखावे के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कौन? रूस। और क्या है पाकिस्तान? और क्या है सऊदी अरब हमारे आगे? और क्या है अमेरिका? 30 ट्रिलियन। मैं गांधी की फोटो हटाए बिना मानूंगा नहीं सर। मैं आऊंगा, पता है क्या करूंगा? कह के एकदम तरीके से। जिसने नोटबंदी करी थी ना, तू समझ, ये तो पक्का जाएगा, मारूंगा अलग से। और भारत से इसके सपोर्टर जो जोश है ना, उनको और छोड़ के आऊंगा वहां तक। तेल लेना है किसी को? अब आ जाओ हमारे पास। है सर, है, बहुत बहुत है क्रूड ऑयल। कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऑल ओवर वर्ल्ड का 79% क्रूड ऑयल है। फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट लेयर में है सर। मात्र 20 कुएं खोदने हैं। मेरे देश के लिए तो सप्लाई आ जाएगी, बाकी तुम अपनी सोचो। वहां जा, वहां लड़ ले भैया। कह रहे ये वर्ल्ड में क्या बात कर रहा है? मैं हितेश हूं। तू बोल के दिखा बेटा। आरबीआई में शक्तिकांत दास, रघु राम राजन। गांधी नहीं हटाया ना, गलती तूने ये कर दी। कृष्णा गोदावरी बेसिन का मालिक हूँ सर। का एजेंसी का एजेंसी का मालिक हूँ सर। कृष्णा नाम है सर मेरा। कौन है ये गरीब लोग? कहां से आए मुझे नहीं पता।
तो मनोज यादव जी, मेरा तो कहना सीधा है यार, देखो अपनी देते नहीं और दूसरे की मिल रही हो तो छोड़ते नहीं। अब पाकिस्तान जाए तेल लेने कहीं और, ठीक है, तो सऊदी जा, ईरान, जो भारत का पैसा बाहर भेजने की सिर्फ एक कोशिश थी। अगर ये कृष्णा गोदावरी बेसिन चालू कर लेते ना, नहीं करने दूंगा अभी, पहले एक एक को छोड़ के आना है सर, लिस्ट बना के बैठो पूरी भारतीय जनता पार्टी। मैं हूं सर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। कोई संसद नहीं चलेगी सर, कोई राजनेता नहीं, गेट आउट, कोई इलेक्शन नहीं। साइंटिस्टों ने बनाई है सर अग्नि मिसाइल, मोदी ने नहीं बनाई। इस देश को वैज्ञानिक चला सकते हैं, आप जा सकते हैं। कौन राष्ट्रपति नहीं चाहिए ना। मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, richest man in entire universe. In case of money and in case of mind, MM, money and mind is my game. कौन क्या है, निकल लो यहां से पतली गली से। ये मत सोचना ओपेक देश है कि बदमाशी दिखा लेंगे। मैं अपने देश में से आपने तेरा ही पैसा पे बता ना कितना है। क्रूड ऑयल के बदले क्रूड ऑयल ले जा। मैंने रुकवा दिया था सर। अंबानी जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे प्रेशर करके और जो इजरायलियों की मदद से भारत से जो है क्या कहते हैं तेल बाहर बेचने के चक्कर में था। नहीं भैया, पहले भारत में, पाकिस्तान में ऑयल फील्ड नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं करा, बस सुपर टॉप जमीन में गिरा दी थोड़ी सी। है सर 4 लाख ट्रिलियन 4 लाख ट्रिलियन येन जापान ने देना है मेरा। वैसे एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, आप ना गरीबों के प्रेस रिपोर्टर हो। दोबारा सवाल मत पूछना मेरे से, ठीक है, जाओ।